हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पे और नॉलेज सेंटर। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पे। तो हम यूपीएससी की टेस्ट कर रहे थे, जिनमें हमने टेस्ट 1 कर लिया है, टेस्ट 2 है जिसका पार्ट 2 है। तो इसको हम करेंगे इस तरह से, हम बहुत सारा टेस्ट करेंगे और इसको आप टेस्ट तो डेली आ रहा है, तो इसको टेस्ट ज़रूर करिए और जो भी प्रैक्टिसेस होंगे वो हम कंटिन्यू करवाएंगे। तो आपको ये वीडियो डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे मिलेगा, जब एग्ज़ाम का टाइम होता है और आप एग्ज़ाम देते हैं जाके, ताकि आपकी डेली प्रैक्टिस एग्ज़ाम के टाइम आप टाइम से बनी रहे। तो इसलिए इसको मैं 9:30 बजे ही पब्लिक करूँगी, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिया था, 51 नंबर से के क्वेश्चन से वो करना है। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप वीडियो कंटिन्यू चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के अन्य देशों में आयात जो है, ठीक है, ठीक है। भारत के अन्य देशों में आयात में जो वृद्धि है, आयात में वृद्धि और भारतीय उद्योगों का विस्तार, औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि, विकल्प में से कितने भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो देखिए इसमें दो सही है। अम, भारत के अन्य देश से आयात में वृद्धि, तो प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को तो पूरी तरह बदल दिया था। इसे भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई थी और इसके प्रत्युत्तर में सरकार ने व्यक्तिगत आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया था और सैन्य व्यय में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी। लेकिन व्यापारिक समूहों ने युद्ध से अत्यधिक मुनाफा कमाया और प्रथम विश्व युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट, बैग, कपड़ा, तेल की मांग में वृद्धि हुई, जिससे भारत के अन्य देशों के साथ आयात में वृद्धि नहीं बल्कि गिरावट आई थी। बाकी ये तो उद्योग का विस्तार हुआ था और औद्योगिक वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हुई थी, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दो सही है इसमें। और 52 नंबर का क्वेश्चन है इधर का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1813 तक भारत में प्रचारक गतिविधियों का विरोध क्यों करती थी? देखिए, कंपनी को एहसास हुआ था कि मशीनरी गतिविधियां संसाधनों को आर्थिक और प्रशासनिक कार्य से दूर कर देंगी, या फिर कंपनी को भय था कि प्रचारक और गतिविधियों की जगह वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष होता होगा और लोग भारत के अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखेंगे। वह संघर्ष से बचने के लिए धार्मिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के बीच सख्त भेद बनाए रखना चाहती थी। कंपनी को चिंता थी कि मिशनरी गतिविधियां पारंपरिक भारतीय धर्मों को कमजोर करेंगी और व्यापक सामाजिक अशांति को जन्म देंगी। तो इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो कथन सही है वो केवल और केवल बी वाला सही है, कि कंपनी को भय था कि प्रचारक गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष होगा और लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत ब्रिटिश की की न्याय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें है, यद्यपि मुफ्ती एक न्यायाधीश था जिसके पास कानूनी निर्णय लेने का अधिकार था, काजी इस्लामी कानून का विशेषज्ञ था जो केवल कानूनी राय जारी कर सकता था। यद्यपि काजी को ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था, मुफ्ती को जब तक स्थानीय मुस्लिम समुदाय द्वारा नियुक्त किया जाता था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, न तो एक न तो दो। देखिए 53 का केवल दूसरा सही है, पहला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि काजी एक न्यायाधीश थे जो मामलों का निपटारा करने और इस्लामी कानून आधार पर कानूनी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थे। देखिए इसमें लिखा है केवल केवल कानूनी राय जारी कर सकता था, नहीं। वह कानूनी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार थे। दूसरी ओर एक मुफ्ती इस्लामी कानून और न्याय शास्त्र के विशेषज्ञ थे जो कानूनी राय या फतवा जारी करता था, लेकिन आमतौर पर औपचारिक न्यायिक प्रणाली के और न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं करता था। तो ये हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है 54। औपनिवेशिक भारत में नील की खेती प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नील की खेती करने वाले निज खेती प्रणाली को पसंद करते थे। रैयत प्रणाली के तहत किसान बागान मालिकों द्वारा दिए गए ऋण के बदले अपनी जमीन पर नील उगाते थे। कौन सा कथन इसमें सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक न तो दो। तो इसमें जो है दूसरा सही है, पहला गलत है। क्योंकि नील की खेती जो होती है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके थे, एक तो निज और रैयत था। निज खेती प्रणाली के तहत बागान मालिक जो होते थे
सीधे तौर पर किराए के मजदूरों को नियुक्त करते थे और नील का उत्पादन करने के लिए अन्य जमींदारों से जमीन खरीदते या पट्टे पर लेते थे। इसमें बगान मालिकों को निज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी और इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम जमीन आती थी, बाकी जमीन रहित व्यवस्था के अंतर्गत थी। ठीक है, खेती प्रणाली की प्रश्न करते गलत है। 55 है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन के कपास का 90% से अधिक भाग भारत से आता था। इसके संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो क्या हो जाएगा? 54 हो गया ना? हाँ, ठीक है। तो क्या था? ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा भारतीय सूती वस्त्र पर निर्यात शुल्क समाप्त करना या दीर्घावधि ऋण की आसान उपलब्धता, अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत करना। इसमें देखिए पहला गलत है, क्योंकि भारतीय वस्त्रों पर निर्यात करों को ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा समाप्त नहीं किया गया था इसमें। तो ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा भारतीय सूती सूती वस्त्रों पर निर्यात शुल्क समाप्त करना, तो ये समाप्त नहीं किया गया था। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करने के लिए अंग्रेजों ने देश के वस्त्र निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिया था। उदाहरण के लिए 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन से निर्मित सूती वस्त्रों द्वारा भारतीय उत्पादों को विदेशों में उनके पारंपरिक बाजारों से बाहर कर दिया गया था। तो वो ये हो जाएगा गलत। और दीर्घावधि ऋण की आसान उपलब्धता, ये सही है और ये भी सही है। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत। तो मतलब दूसरा तीसरा सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जोतदारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये गांव में रहने वाले धनी किसानों का एक वर्ग था। उनके उदय ने अनिवार्य रूप से जमींदारी सत्ता को कमजोर कर दिया था। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसमें दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1856 के एक मुश्त बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य अवध क्षेत्र में किसानों के शोषण को घटाना था। इसने ब्रिटिश सरकार और किसानों के बीच मध्यस्थ के रूप में ताल्लुकदारों की नियुक्ति की थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। देखिए 57 का जो है पहला तो सही है। इसका उद्देश्य अवध क्षेत्र में किसानों को के शोषण घटाना था, लेकिन दूसरा गलत है। इसने ब्रिटिश शासन किसानों के बीच ताल्लुकदारों की नियुक्ति की नहीं। एक मुश्त बंदोबस्त का उद्देश्य राजस्व संग्रह की प्रक्रिया में ताल्लुकदारों की भूमिका को कम करना था। और बंदोबस्त ने माना कि ताल्लुकदार बाहरी लोग थे जिनका भूमि पर अस्थायी स्वामित्व नहीं था और उन्होंने बलपूर्वक छल से भूमि पर नियंत्रण प्राप्त किया था। 58 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता निर्धारित की? भारतीय परिषद अधिनियम 1892 या भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार 1935 अधिनियम ने। अधिनियम तो पढ़ ही रखा होगा, 1935 तो काफी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1878 में अनियमित वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम के उद्देश्य को सर्वाधिक उपयुक्त प्रकार से दर्शाता है? देखिए वर्नाकुलर समाचार पत्रों के विकास को बढ़ावा देना, भारतीय आबादी के बीच साक्षरता दर को बढ़ाना है, घटनाओं की निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए वर्नाकुलर प्रेस आउटलेट्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशनों को लक्षित करना और ब्रिटिश नीतियों का समर्थन करने और भारतीय जनता का विश्वास हासिल करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस को प्रोत्साहित करना। इनमें से कौन सा आंसर सही है? तो सी वाला सही है, क्योंकि भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना, विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशनों को लक्षित करना, मतलब ये लक्ष्य था इसका। 60 है, 19वीं शताब्दी में बिरसा मुंडा ने अपने अनुयायियों से अपने गौरवशाली अतीत को पुनः प्राप्त करने का आग्रह किया। उन्होंने अतीत के स्वर्ण युग की बात की और निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदिवासी समुदायों द्वारा परिकल्पित स्वर्ण युग की अवधारणा को बेहतर वर्णन करता है? आर्थिक समृद्धि और तकनीकी उन्नति का काल एक ऐसा समय जब आदिवासी समुदाय प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे, अस्थायी प्रथाओं का पालन करते थे और सामाजिक सामंजस्य का आनंद लेते थे। एक ऐसा युग जब आदिवासी समाजों के भीतर राजनीतिक स्थिरता मजबूत नेतृत्व द्वारा परिकल्पित था। आदिवासी समुदायों के बीच एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण, कलात्मक उत्कर्ष का काल था। इसमें से कौन सा कोट सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो, एक तीन या तीन चार। कोट देख लिया, अब क्वेश्चन देख लो। अब इसका आंसर होगा सृष्टि का हो जाएगा बी, केवल दूसरा सही है इसमें।
देखिए पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसलिए कि आधुनिक भी तकनीक उन्नत का खालसा जीने यह सूर्य युग के सार को पूरी तरह से नहीं दर्शाता है, क्योंकि ये प्रकृति और समुदाय के साथ सामंजस्य और संबंधों के बजाय भौतिक प्रगति पर अधिक ध्यान केंद्रित करता था, तो ये गलत हो गया। दूसरा जो है सही है, बताइए। एक ऐसा समय जब आदिवासी समुदाय प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थे, अस्थायी प्रथाओं का पालन करते थे, तो सामाजिक सामंजस्य का आनंद लेते थे। और एक ऐसा युग, सी वाला गलत क्यों है? एक ऐसा युग जो आदिवासी समाजों के भीतर राजनीतिक स्थिरता मजबूती का नेतृत्व का परिकल्पित था, जी नहीं। यह भी लक्ष्य हो चुका था कि क्योंकि यह प्रकृति और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहने और व्यापक विचार के बजाय राजनीतिक पहलू पर जोर देता था, तो ये गलत हो जाएगा। और ये आदिवासी समुदायों के बीच सांस्कृतिक पुनर्जागरण कलात्मक उत्कर्ष का काल था, जी नहीं। ईश्वर युग की अवधारणा से संबंधित होने के बावजूद ये प्रकृति और समुदाय के साथ सद्भाव में रहने की समग्र दृष्टि को शामिल नहीं करता, इसलिए सबसे अच्छा विवरण नहीं था, तो ये भी गलत हो गया, तो केवल दूसरा सही है। 61 है, ब्रिटेन में प्रवेश करने वाली भारतीय वस्तुओं पर उच्च प्रशुल्क आरोपित किया गया। भारत के ब्रिटिश प्रशासन में व्यापक भ्रष्टाचार। भारत के लोगों के स्थानीय रीति रिवाजों की मान्यताओं में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा हस्तक्षेप। भारतीय सिपाहियों को उनके ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में कम वेतन दिया जाना। ऊपर इसमें से कितने कथन 1857 के विद्रोह का कारण माने जाते हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी चारों? इसमें सभी के सभी माने जाते हैं कारण, और पता भी होगा, आपको पढ़ा होगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह का केंद्र संबंध नेता कौन थे? लखनऊ से बेगम हजरत महल, बिहार से राजा कुंवर सिंह, उड़ीसा से कदम्बेश्वर सिंह और असम से सुरेंद्र शाही। कितने युग्म सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी के सभी? इसमें जो है युग्म जो सही है, केवल दो युग्म सही है। और इसमें पहला सही है, लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। बिहार से राजा कुंवर सिंह थे, ये भी सही है। तीसरा एक कदम्बेश्वर सिंह जो थे, मनीराम दत्त बरुआ ने, ये जो है असम से थे, ये असम से थे, असम से। और ये जो है अ, असम सुरेंद्र शाही जो थे, सुरेंद्र शाही उज्जवल शाही उड़ीसा से थे, मतलब उल्टा दे दिया है, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत के इतिहास के आजमगढ़ उद्घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसे 1942 के विद्रोह में भूमिगत आंदोलन के नेताओं द्वारा जारी किया गया था। यह उद्घोषणा हिंदू मुस्लिम एकता पर केंद्रित थी। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? ये केवल दूसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि इसे 1942 के विद्रोह में भूमिगत आंदोलन नहीं। देखिए ये 25 अगस्त 1857 के आजमगढ़ उद्घोषणा जो है, ये 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोहियों के लक्ष्यों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत था, 1857 के, ना कि 1942। तो ये हो जाएगा गलत, दूसरा हो जाएगा सही। आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में अवध क्षेत्र को बंगाल सेना की नर्सरी कहे जाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवध क्षेत्र में बंगाल की सेना मुख्यालय रणनीतिक स्थापना। बंगाल सेना ने अवध क्षेत्र में अपने सैनिकों को सैन्य रणनीति में प्रशिक्षित किया। बंगाल सेना के लिए अवध से सैनिकों की महत्वपूर्ण भर्ती। अवध के उपजाऊ मैदानों में बंगाल सेना को भोजन उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण भूमिका। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या सभी के सभी? कोई नहीं, तो ठीक है। इसमें जो है केवल एक कथन सही है, तो कौन सा कथन है? देखिए पहला गलत है, पहला गलत है, अवध क्षेत्र में बंगाल की सेना का मुख्यालय रणनीतिक नहीं। बंगाल सेना ने नर्सरी शब्द अवध को बंगाल सेना का मुख्यालय बनाने अथवा अवध को बंगाल सेना के लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में उपयोग करने से संबंधित नहीं है, जबकि अवध मैदानी इलाके की उर्वरती आर्थिक समृद्धि में योगदान दिया जा सकता है। ये जो है सी वाला सही है, बंगाल के लिए अवध ने सैनिकों का महत्वपूर्ण भर्ती, ये सही है, और बाकी ये भी गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल एक सही। 65 है, भारत के गवर्नर जनरल को क्राउन निजी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। सेना का भारतीयकरण प्रारंभ करके भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति को व्यापक रूप से जब्त कर लिया गया और जमींदारों भूस्वामियों के बीच अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नीतियां लागू की गई। 5वां है, देश के सभी शासक प्रमुखों को दत्तक पुत्रों को छोड़कर अपने उत्तराधिकारियों को अपना राज्य सौंपने की अनुमति दी गई। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने उपयुक्त में से कितनी कार्रवाइयां की थी? केवल दो, केवल तीन, केवल चार, ये सभी के सभी? देखिए इसमें केवल 3 कार्यवाहियां की थी। पहला तो किया था, भारत के गवर्नर जनरल को क्राउन निजी प्रतिनिधि का नियुक्त किया था, और दूसरा जो है गलत है, सेना का भारतीयकरण नहीं हुआ था। 1857 विद्रोह के बाद सेना के भारतीय सैनिकों के अनुपात को कम करने और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात में वृद्धि करने के लिए रणनीति विकसित हुई थी, ना कि
सेना का भारतीयकरण हुआ था, तो दूसरा गलत हो गया। और इसमें तीसरा सही है, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति को व्यापक रूप से जब्त कर लिया गया था। और चौथा भी सही है, जमींदारों और भूस्वामियों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए नीतियाँ लागू की गई थी। लेकिन पाँचवाँ गलत है, देश के इसमें क्या है, देश के सभी शासक प्रमुखों को दत्तक पुत्रों को छोड़कर अपने उत्तराधिकारियों को अपना राज्य सौंपने की अनुमति थी। जी नहीं, इसमें देश के सभी शासक प्रमुखों को आश्वासन दिया गया कि भविष्य में उनके क्षेत्र पर कभी कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपने राज्य को अपने उत्तराधिकारियों को सौंपने की अनुमति दी गई थी, जिसमें दत्तक पुत्र भी शामिल थे। तो केवल 3 सही है, पहला, तीसरा, चौथा। 66 है, 1875 के दक्कन दंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दंगों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने किसानों को सुरक्षा प्रदान की। विद्रोह का केंद्र पूना, अहमदनगर और सतारा थे। दंगों को रोकने में अंग्रेजों की विफलता के कारण पूरे महाराष्ट्र में फैल गए थे। अमेरिका के गृह युद्ध का समापन दंगों में योगदान देने वाले कामकारकों में से एक के रूप में उभरा था। कौन सा कथन सही, केवल एक या एक दो या एक दो चार या दो तीन? इसमें जो सही है वो हो जाएगा 1, 2, 4। तीसरा गलत है, दंगों को रोकने में ब्रिटिश की विफलता कारण पूरे महाराष्ट्र में फैल गया था, तो ये नहीं हुआ था। यह कथन दंगों को रोकने में ब्रिटिश सरकार की व्यापक विफलता को प्रस्तुत करता है, जो सही नहीं है। यदि दंगों से पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक अशांति का संकेत मिला, लेकिन वे बड़े पैमाने पर दक्कन के क्षेत्र तक ही सीमित रहे। ब्रिटिश प्रशासन की त्वरित प्रतिक्रिया ने दंगों को पूरे महाराष्ट्र के फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है 67, उदारवादियों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विदेशों में किसानों और भारतीय मजदूरों के आर्थिक मुद्दों को नहीं उठाया। उन्होंने आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्यों के महत्व पर बल दिया। कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल दो या एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? 67 का हो जाएगा दोनों के दोनों गलत है। देखिए उन्होंने ऐसा तो नहीं था, प्राय कहा जाता है कि पहले 20 वर्षों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों को तरीके में उदारवादी थी। इस अवधि के दौरान इसने जो है मतलब देखिए इसने क्या किया था, नमक कर पर विदेशों से में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव तथा हस्तक्षेपकारी वन प्रशासन कारण वनवासियों को होने वाली परेशानियों के बारे में बहुत से प्रस्ताव पारित किए थे। ऐसा नहीं, कदम नहीं उठाया था। उन्होंने आत्मनिर्भरता कार्यों के पर बल दिया था। तो देखिए उन्होंने उदारवादियों की इस निवेदन की रणनीति की आलोचना की तथा आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य के महत्व पर बल दिया था। तो उन्होंने आत्मनिर्भरता कार्य पर बल दिया था। देखिए कई भारतीय कांग्रेस राजनीतिक तौर तरीके पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। बंगाल के महाराष्ट्र, पंजाब में बिपिन चंद्र पाल वगैरह जो थे, मतलब जो ये उदारवादियों का नहीं था, ये गलत हो जाएगा। 68 है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया। इस आंदोलन ने कांग्रेस के विभाजन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन सा कथन सही, केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो? तो ये केवल दूसरा सही है, भारत के प्रत्येक वर्ग ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। देखिए प्रत्येक वर्ग ने नहीं किया था। देखिए मुस्लिम जमींदार नवाबों के एक समूह ने 1906 में ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया और इसने मुसलमानों के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की, जिसे सरकार ने 1909 में स्वीकार कर लिया और इस प्रकार भारतीय समाज प्रत्येक वर्ग ने बंगाल विभाजन का प्रतिरोध नहीं किया था। भारत का आगमन 1915 के पश्चात महात्मा गांधी की प्रथम प्रमुख सार्वजनिक उपस्थिति निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? चंपारण सत्याग्रह, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, होम रूल लीग का पहला वार्षिक सम्मेलन या लखनऊ समझौता? तो ये हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का। 70 है, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इसने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम अखिल भारतीय संघर्ष प्रारंभ किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस सत्याग्रह के दौरान नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। 70 में जो है सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। खिलाफत आंदोलन के संबंध में इनके कथन पर विचार कीजिए। देखिए आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। कांग्रेस ने आंदोलन का समर्थन किया था। इसने मांग की कि तुर्की सुल्तान द्वारा पूर्ववर्ती ऑटोमन साम्राज्य में मुस्लिम पवित्र स्थलों पर नियंत्रण बनाए रखा जाए। कितने कथन सही हैं इसमें से? तो सभी के सभी कथन सही हैं। 72 है, 1905 में बंगाल के विभाजन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है विभाजन के निरस्तीकरण के दौरान लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय थे और देखिए लॉर्ड मिंटो तो नहीं थे। विभाजन के समय कौन था? हार्डिंग द्वितीय भारत का वायसराय था, ना कि हार्डिंग द्वितीय था, ना कि लॉर्ड मिंटो था। तो हार्डिंग था, तो ये गलत हो जाएगा। विभाजन से पहले बिहार बंगाल का हिस्सा हुआ करता था बिल्कुल, और भारत विभाजन के बाद असम को पूर्वी बंगाल में मिला दिया गया था। तो दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन हो जाएगा
और स्वदेशी आंदोलन के दौरान उदारवादियों के रुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे आंदोलन को केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे और जो है ये तो सही है। और वे जो है विधान परिषदों और सरकारी कार्यालयों के बहिष्कार के विचार के भी विरोधी थे। ये भी सही है, तो दोनों के दोनों कथन सही है। निम्नलिखित आंदोलनों में से कौन सा आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वंदे मातरम आंदोलन के रूप में जाना जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन, किसान सभा आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन? वह है स्वदेशी आंदोलन। भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1928 के दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में घटित हुई थी? तो कौन सी घटना हुई थी? जवाहरलाल नेहरू के दिशा में पूर्ण राज का लक्ष्य अपनाया गया था, या रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगाली में अंग्रेजी अनुवाद किया था, या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया था, क्रांतिकारी नेताओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो यही हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन इस आंदोलन को से गहराई से जुड़ी थी। तो ये तो गलत है, क्योंकि इसमें सिखों के अकाली दल नहीं जुड़ी थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी श्रमिकों और किसानों की क्रांति के मध्य औपनिवेशिक शासन अमीर शोषक वर्गों के विरुद्ध लड़ना चाहते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला ओके तो जी इसमें एक मिनट इसको देखना पड़ेगा। क्या है असहयोग आंदोलन? अच्छा हाँ, इसमें अकाली दल आंदोलन एवं आंदोलन से गहराई जुड़ा था, बिल्कुल सही है। आंदोलन को वापस लेने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत वायसराय थे। तो पंजाब सिखों के अकाली क्या असहयोग आंदोलन ब्रिटिश सरकार स्वशासन स्वराज देने के लिए प्रेरित किया गया था। महात्मा गांधी काफी प्रयासरत थे इसमें, ये तो है। और इसमें देखिए, इसमें आंदोलन वापस लेने के दौरान लॉर्ड चैम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। तो इसमें लास्ट चैम्सफोर्ड थोड़ी न थे। कौन थे? आंसर बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, और नहीं पता होगा तो हम बताएंगे, लेकिन पहले आप बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी इसके विरुद्ध प्रदर्शन में भाग नहीं लिया और यह बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व के एक रूप से श्वेत आयोग था और इसका कार्य संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी? कोई नहीं। तो इसमें पहला सही है, गांधी जी इसके विरुद्ध विद्रोह प्रदर्शन में भाग नहीं लिए थे। दूसरा भी सही है, बिना किसी भारतीय प्रतिनिधित्व के पूर्ण रूप से श्वेत आयोग आंदोलन था। और तीसरा भी सही है, इसका कार्य संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था। तो ऑप्शन हो जाएगा सभी तीनों सही है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, तट पर नमक बनाने की अनुमति देना, भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए वायसराय से प्रतिबद्ध था, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई पर इनमें से कितने गांधी इरविन समझौते का हिस्सा थे? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी चारों? तो ये थे केवल दो सही है इसमें से। पहला तो सही है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, और इसके बाद है चौथा भी सही है, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात की गई थी। और इसमें केवल यही दोनों सही हैं, बाकी ये दोनों सही है। तट पर नमक बनाने की अनुमति और भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए वायसराय, ये सब बात नहीं हुई थी। ठीक है, एक मिनट। चौथा गलत है, चौथा गलत है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की कहाँ बात हुई थी? नहीं तो भगत सिंह आजाद नहीं हो जाते। देखिए, नमक बनाने वाला भी सही है, 1 2 यही सही है, बाकी तीसरा चौथा गलत है। ऑप्शन 2 केवल सही है इसमें। और है पूर्ण स्वराज के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में इसकी घोषणा का प्रस्ताव पारित किया गया था। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया था। कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो इसमें केवल एक सही है। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित किया गया था, ये गलत है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। यह अगस्त प्रस्ताव से असंतोष के बाद प्रारंभ किया गया था। 17 में गठित समांतर सरकार ने महाराष्ट्र के बुद्धिजीवियों का वर्चस्व था। आंदोलन के दौरान पंजाब में मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ गया था। तो इसमें यही है, आंदोलन के दौरान पंजाब मुस्लिम लीग का प्रभाव बढ़ गया था। लेकिन पहला गलत है, क्योंकि
अगस्त प्रस्ताव में असंतोष के बाद ये प्रारंभ, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था और क्रिस्ट मिशन के असंतोष से हुआ था, ना कि अगस्त प्रस्ताव के। और दूसरा गलत है। सतारा में देखिए 1943 महाराष्ट्र के सतारा जिले के कुछ युवाओं ने स्वयंसेवी वाहिनी और ग्राम इकाइयों के साथ एक समांतर सरकार की स्थापना की थी, जिन्होंने अदालतें चलाई और रचनात्मक कार्य योजना की, और कुणबी किसान के प्रभुत्व दलितों के समर्थन से सतारा प्रति सरकार ने सरकारी दमन और बाद के चरणों में कांग्रेस की अस्वीकृति के बावजूद 1946 में चुनाव का काम किया। तो हो जाएगा केवल तीसरा सही। 81 है। 1930 के दशक के उत्तरार्ध में लीग ने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग राष्ट्र के रूप में देखना शुरू किया। कैबिनेट मिशन ने मुस्लिम बहुत क्षेत्र के लिए कुछ स्वायत्ता प्राप्त कर रखा। कैबिनेट मिशन की विफलता के जवाब में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित की गई। कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीनों, कोई नहीं। तो इसमें है सभी के तीनों सही है। 82 है। हिम तेंदुए के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे एकांत जानवर है जिनका निवास क्षेत्र एशिया के 12 देशों के ऊंचे पहाड़ों तक फैला हुआ है। यह साइट्स के परिशिष्ट एक में सूचीबद्ध है। भारत में सबसे अधिक हिम तेंदुए लद्दाख में पाए जाते हैं। कितने कथन सही हैं? तो ये है सभी तीनों के तीनों सही हैं। सुमंग लीला के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये रंगमंच का एक पारंपरिक रूप है। इसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई थी। ये केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। कितने कथन इसमें गलत है पूछ रहे हैं। देखिए इसमें केवल दूसरा गलत है। ये पहला तो सही है, रंगमंच का पारंपरिक रूप है जिसकी उत्पत्ति मणिपुर में हुई। और दूसरा गलत है, सुमंग यह केवल पुरुष द्वारा नहीं होता है। अच्छा इसमें गलत पूछा है। देखिए ये सुमंग लीला दो प्रकार की होती है। एक नोपा सुमंग लीला जो केवल पुरुषों द्वारा होती है, नोपी सुमंग लीला जो महिलाओं द्वारा होती है। तो ऐसा नहीं है, तो दूसरा गलत है। हाल ही में पहचाना गया स्फेरोथेरका वर्षाब किस वर्गीकरण समूह से संबंधित है? मशरूम, छिपकली या मेंढक? तो यह मेंढक से। और सुबिका पेंटिंग जो कभी कभी खबरों में रहने वाली एक कला है, किस राज्य से उत्पन्न हुई? ये त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार, उड़ीसा। तो यह है मणिपुर की। और एक कर उछाल टैक्स बाउंसिंग के संबंध में उनके कथनों पर विचार कीजिए। इस बात को मापता है कि आर्थिक विकास के परिवर्तन के जवाब में कर संग्रह किस हद तक समायोजित होता है। जब कोई कर उछाल होता है तो कर की दर बढ़ने की आवश्यकता के बिना राजस्व स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। इसमें देखिए दोनों कथन सही है। 87 है। यूनेस्को ने 1970 में कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस संस्कृति संपत्ति के अवैध आयात, निर्यात और स्वामित्व के हस्तांतरण को प्रतिबंधित करने और रोकने के उद्देश्य तरीके से संबंधित है। यह पूर्ण व्यापी रूप से लागू होता है। भारत में हाल ही में कन्वेंशन की पुष्टि की है। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी तीनों, कोई नहीं। तो 87 का हो जाएगा केवल एक सही है, वो भी पहला। ये पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं है, ये भी गलत है। और ये भारत की कन्वेंशन की पुष्टि की है नहीं। अगला है 88। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाल ही में समाचार में छपी ज्वारी व्यवधान घटना का वर्णन है? समुद्र से बाहर की ओर बहने वाली ज्वारी धारा को चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के प्रभावित होती है। अत्यधिक सघन न्यूट्रॉन तारे अत्यधिक गति से घूमते हैं, जिनमें सूर्य की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बदल जाती है। यह चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण संबंधी अनियमितता है, या ब्लैक होल द्वारा किए तारों के विनाश को संदर्भित करता है। तो ये डी है। ये जो है ब्लैक होल द्वारा किसी तारे के विनाश को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से किस देश ने यूनेस्को विश्व धरोहर शहर लुआंग प्रबांग स्थित है? थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, लाओस। तो ये कहाँ पर है? यह है लाओस में। और इन ट्रांस कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह एयर सावर डिटेक्टरों की एक श्रृंखला का उपयोग करके ब्रह्मांडीय किरणों की जांच करने से उद्देश्य प्रयोगों का एक क्रम है। यह विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है। कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन जो है सही नहीं है। पहला सही नहीं क्योंकि ये जो है ये भारतीय प्रबंधन संस्थान जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान, सी डैक जैसे प्रमुख अनुसंधान विकास केंद्रों के साथ एक ही ढांचे के प्रमुख एकजुट करने की शुरुआत है। ये दोनों गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन है नेक्स्ट है 91 नंबर का क्वेश्चन है।
हिंदू कुश हिमालय 8 देशों में फैला हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र का मुख्यालय थिम्पू भूटान में है। एवरेस्ट पर खुम्बू ग्लेशियर पर दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। तो इसमें जो है पहला सही है। ये 8 देशों में है। कहाँ-कहाँ? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान में फैला हुआ है। ये सही है। और ये दूसरा गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र का ये थिम्पू नहीं है। हिंदू किस हिमालय लोगों के समर्पित है और औपचारिक रूप से इसकी स्थापना 5 दिसंबर 1983 को किया गया। इसका काठमांडू है, ना कि काठमांडू नेपाल में है इसका मुख्यालय। और एवरेस्ट पर खुम्बू ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा है। तो खुम्बू ग्लेशियर नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा एवरेस्ट पर खुम्बू ग्लेशियर शामिल है दुनिया का। हाँ, ये तीसरा सही है। केवल एक ही सही है, पहला। केवल एक नहीं, बल्कि इसमें जो है पहला और तीसरा सही है, मतलब 2 सही है ना। ठीक है। नेक्स्ट है अल्टरमैंगनेट्स के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पदार्थ ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जो फेरोमैग्नेट और एंटी फेरोमैग्नेट दोनों में देखे जाते हैं। अल्टरमैग्नेट एक द्वितीय स्पिन ध्रुवीकरण प्रदर्शित करते हैं। कौन सा सही है? तो दोनों के दोनों कथन इसमें सही है। जिगर ठंडा जो कभी-कभी समाचारों में दिखाई देता है उसको संदर्भित करता है। समुद्री तरंगों की ऊर्जा से बिजली का दोहन करने में सक्षम प्रणाली को संदर्भित करता है। भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। यह प्रौद्योगिकी विकास नीति के समर्थन में विकसित एक हरित प्रडोदन प्रणाली है। ऊपर में से कोई सही, मतलब कौन सा कोई नहीं सही है, चौथा है ऑप्शन। तो इसमें जो सही है वो हो जाएगा बी। यह भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा है। 94 है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के संबंध में लिखित कथन पर विचार कीजिए। एक स्वायत्त संस्था है। ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसके आम निकाय के अध्यक्ष की नियुक्ति कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा की जाती है। कितने कथन इसमें सही है? तो केवल 2 कथन सही है। और इसमें कौन कौन से वो कथन है? देखिए, पहला सही है, ये एक स्वायत्त संस्था है। और ये जो है दूसरा भी सही है, ये पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। और यह इसके आम निकाय का अध्यक्ष नियुक्ति कानून और मंत्रालय द्वारा की। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनजे की सामान्य निकाय शासी परिषद कार्यकारी समिति और शैक्षणिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। और इनके कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और इन्हें भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 95 है भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 संबंध के कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? यह रिपोर्ट आयोग द्वारा जारी की जाती है। देखिए, यह रिपोर्ट आयोग द्वारा नहीं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद द्वारा 2024 के लिए भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी की गई। तो गलत हो गया। और ये भारत की रैंकिंग रैंकिंग वैश्विक स्तर पर दूसरे सबसे बड़े डिजिटल देश के रूप में है तो नहीं, ये तीसरे में है। भारत अमेरिका और चीन के बाद है। और ये रैंकिंग कनेक्शन हार्नेस इनोवेशन प्रोडक्ट और सस्टेन फ्रेमवर्क के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो ये भी सही है। मतलब इसमें कौन सा सही है? पहला केवल एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 96 है एंटी मैटर के बारे में भी कथन पर विचार कीजिए। क्या है एंटी मैटर? तो ये जो है एंटी मैटर सामान्य पदार्थ के विपरीत विद्युत आवेश होता है। और ये जो होता है पदार्थ और एंटीमैटर एक दूसरे से कुछ सेकंड से अधिक समय तक निकट सीमा पर एक साथ नहीं रह सकते। पॉजिट्रोनियम एंटीमैटर समकक्ष एंटीप्रोटॉन है। कितने कथन सही? केवल एक, केवल 2, सभी तीनों है, कोई नहीं। 96 का देखिए 96 में जो है ये केवल 2 कथन सही है। पहला सही है और दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है। पॉजिट्रॉन एंटीमैटर समकक्ष एंटीप्रोटॉन है, तो ये एंटीप्रोटॉन नहीं है। ये नकारात्मक से आवेशित इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। और है नेविगेट भारत पोर्टल के बारे में कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। तो ये है, यह एक पोर्टल है और तटीय शिपिंग के लिए नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो है दोनों के दोनों गलत पूछ रहा है। कौन सा गलत है? दोनों के दोनों गलत है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है 98 हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट वाहनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरी तरह सूर्य की शक्ति पर निर्भर है। यह अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण प्रवासी पक्षियों के उड़ान के पथ को बाधित नहीं करते हैं। कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल 2, 1 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। इसमें केवल एक जो है सही है, दूसरा गलत है।
और ये गलत क्यों है? क्योंकि इनकी आवृत्ति और इनकी तकनीकी विशेषताओं के आधार पर ये एचहैप्स में समान आवृत्ति बैंड में संचालित मौजूदा संचार प्रणाली में हस्तक्षेप करने की क्षमता है और इनके अलावा उच्च ऊंचाई पर उनकी उपस्थिति प्रवासी पक्षियों के उड़ान पथ और आवासों को बाधित कर सकती है, जिसमें समान रणनीति के गहन मूल्यांकन और कार्यान्वयन की आवश्यकता होती है। इनसैट 3DS मिशन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसने इसरो के नए विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का पहला उपयोग किया। मिशन पूरी तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। इसका उद्देश्य देश की मौसम संबंधी सेवाओं को बढ़ाने में योगदान देता है। कितने कथन सही? केवल एक, केवल दो, केवल तीन या सभी के सभी? 99। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। पहला गलत है। इसने इसरो नए विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान का उपयोग किया। तो देखिए इसने मौसम संबंधी उपग्रहों को जियोसेंट्रिक देखिए इनसैट 3DS उपग्रह भू-स्थिर कक्षा में संचालित मौसम संबंधी उपग्रहों की तीसरी पीढ़ी का उत्तराधिकारी मिशन है और ये मिशन पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है, ना कि इसके द्वारा। और इसमें केवल तीसरा सही है। 100 है। ऊर्जा चार्टर संधि के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। केवल नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश की सुरक्षा करता है। ये सदस्य राज्यों के बीच ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। और ये जो हो जाएगा केवल दूसरा सही है। ये केवल नवीकरणीय नहीं है, ये फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और नीदरलैंड के साथ मिलकर यूके चार्टर संधि से हट रहा है, जो जीवाश्म ईंधन कंपनियों को जलवायु संबंधी नीतियों पर सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की अनुमति देता है। और यह संधि वाणिज्यिक ऊर्जा गतिविधियों के सभी आयामों को संबोधित करती है, जिसमें व्यापार, पारगमन, निवेश और ऊर्जा दक्षता शामिल है। तो खत्म होता है। तो इस तरह से आपका दूसरा टेस्ट कंप्लीट होता है। और अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। सबको देखिएगा और उसको शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।